दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए हम लोग देख रहे थे पीवाईक्यू, उसमें देख रहे थे हम लोग। तो हमने पादप जगत का जो है जितना भी जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा था उसको हमने देख लिया है, जिसको हम वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें जो है आगे रोग एवं उपचार और विषाणु जनित रोग, जो भी रोग है उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले रोग एवं उपचार है मानव का, उसमें जो है पहला है विषाणु जनित रोग या वायरस से जो रोग होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत या इंटरेक्शन को दर्शाता है। तो परजीविता है, सहजीवन है, एंडोसिम्बियोसिस है, एडोपारासाइटिज्म है। ठीक है, एंडोपैरासाइटिज्म है, क्या है ये? तो परजीविता है, ये उत्तर सही है, परजीविता है। इसमें क्या होता है परजीवी में कि मेजबान कोशिका की मेटाबॉलिक ऊर्जा एवं प्रोटीन संश्लेषण द्वारा व्यवस्था और प्रकृति के लिए मानव कोशिकाओं की आवश्यकता होती है इनको। जो वायरस होता है वो किसी न किसी सजीव बॉडी को ढूंढता रहता है। ठीक है, जहाँ पे वो अपना अपना जो है प्रोटीन संश्लेषण करके अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन कर सके या गुणात्मक तरीके से बढ़ सके वो। ठीक है, तो परजीवी को मेजबान या होस्ट कोशिका की मेटाबॉलिक ऊर्जा एवं प्रोटीन संश्लेषण व्यवस्था और प्रकृति के लिए मानव कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, मेजबान मतलब ये वायरस के लिए, इससे मेजबान की कोशिका को हानि पहुंचती है। तो मेजबान कौन है? मेजबान जिस पे वायरस ने अटैक किया है कोशिका को हानि पहुंचती है, इसलिए इस प्रकार के जैविक संबंध परजीवी कहलाते हैं या पैरासाइटिज्म कहलाता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस मानव की कोशिकाओं के भीतर रहकर उनसे पोषण एवं उनको पोषण और प्रतिकृति मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या खुद को बनाना, रेप्लिकेट करना। तो जो वहाँ पे वायरस की संख्या बढ़ती जाती है जब वो लोग किसी मानव की कोशिका में घुस जाते हैं, तो पूर्ण निर्भर रहता है और मानव को हानि पहुंचाता है। अतः दोनों के बीच जो है अंतःक्रिया जैविक संबंध को सही रूप में परजीविता कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। एंडोपैरासाइटिज्म क्या होता है? ये वस्तुतः परजीविता का ही एक उप प्रकार है जिसमें परजीवी मेजबान शरीर के भीतर रहता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच अंतःक्रिया के संदर्भ में भी सही है। संभवतः इसी को सही मानते हुए बिहार लोकसभा आयोग ने इसको डी आंसर इसका दिया है। ठीक है, इसका आंसर डी लगाया है। ठीक है, मगर इसका परजीविता सही है, सिंपल भाषा में परजीविता इसका सही उदाहरण है, मगर इसका जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका डी उत्तर लगवाया है। ठीक है, डी जो है उत्तर कुंजी में डी आंसर लगाया है। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है। एड्स पानी द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, फफूंदी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये विषाणु द्वारा होता है, इसका सी उत्तर सही है। तो एड्स एक विषाणु जन्य रोग है और एड्स रोग का कारण जो विषाणु जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं, ये है HIV। HIV द्वारा होने वाले रोग क्या है? 6 रोग है, अंध्रशोथ है, कैंसर है, एड्स है। तो एड्स हो जाता है। ठीक है, डी है। इसिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसिहारा जो टेस्ट है वो अस्थि घनत्व से है, IQ से है, रंग अंधता से है या हीमोग्लोबिन स्तर से है? तो रंग अंधता से है। ठीक है, रंग अंधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, सी उत्तर सही है, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसिहारा टेस्ट जो है रंग अंधता या वर्णता या कलर ब्लाइंडनेस का एक परीक्षण करने वाला विधि है। यह टेस्ट जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबु इसिहारा द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला है निमोनिया एक संक्रमण है। किसका संक्रमण है? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़े का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। फेफड़े का संक्रमण है, डी उसका सही है। निमोनिया जो है फेफड़े का संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़े में प्रदाह उत्पन्न करते हैं और यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, छठवां है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है?
तो चींटी है, मच्छी है या हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है या मकड़ी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, कौन है बताना है। सबसे जो है आसानी तरीके से फैलाता है वो कौन सा है? तो मक्खी है, जो मक्खी आती है होम घरों में जो मक्खी रहती है वो होती है, बी उत्तर सही है, हाउस फ्लाई है। तो संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक घरेलू मच्छी या मक्खी होती है, क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मानव शरीर के अंगों पर बैठने से भी संक्रमण रोग का प्रसार होता है। ठीक है, मक्खी है जो घरेलू मक्खी है। अगला बैक्टीरिया से जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग में निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी का प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ठीक है, या स्प्लीन फीवर किसको कहा जाता है? तो टाइफाइड को, एथ्रेक्स को, कोलेरा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसको कहा जाता है ये बताना है। एंथ्रेक्स को कहा जाता है, इसका बी उत्तर सही है, एंथ्रेक्स। प्लीहा ज्वर जो है जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, जो एंथ्रेक्स का कारण बनता है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से यह जो है फैलती है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल कितना है? तो हेपेटाइटिस बी का जो है उद्भव काल कितना है? तो 42 से 56 दिन, 30 से 180 दिन, 15 से 20 दिन, या एक सप्ताह, या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, क्या है इसका? डी उत्तर सही है, सॉरी बी उत्तर इसका सही है, 30 से 180 दिन। तो संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस काल को उद्भव काल कहते हैं। ठीक है, या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं इसको। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव जो है 75 दिनों का होता है, विषाणुओं का उद्भव काल जो है 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से लेकर 180 दिन तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणुओं से होता है, ठीक है, और रक्त के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण जो है होता है। अगला है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड जो होता है या कॉलरा जो होता है किस किस तरह से फैलता है ये? तो जल जनित रोग है, दूषित जल को पीने से ये होता है। ठीक है, तो टाइफाइड और कॉलरा जो होता है जल जन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण जो है साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण जो है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है, और पानी के जल के उचित उपचार द्वारा इसे फैलने से रोका जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी जो वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बीसीजी का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? तो टीबी के लिए लगता है, क्षय रोग, सी उत्तर सही है, टीबी। तो बीसीजी जो है बैसुलस कैलमेट गुएरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग या टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो है लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाए तो शिशु के जन्म के 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितना अवधि व्यतीत होती जाएगी उसकी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चे को जन्म के जितने देर बाद उसको लगाया जाएगा, देरी की जाएगी, उसकी जो इफेक्टिवनेस है दवा की वो कम हो जाती है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है वो पदार्थ कौन से हैं? तो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटीन है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक है। तो बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा, ये उत्तर इसका सही है। बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं द्वारा जो है उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान है, एंसेफेलाइटिस है, एड्स है, कैंसर है या क्षय रोग है? तो ये क्षय रोग है, टीबी है, डी उत्तर से टीबी है। तो यक्ष्मा या तपेदिक या क्षय रोग जिसके कारण जो है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है, और इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, और इसमें रोग को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण जो इसमें होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत है।
कवक कवक जनित रोग क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मृत जीवों के अपघटक हैं। वायरस है, जीवाणु है, कवक है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृत जीवों के अपघटक कौन है? वायरस, जीवाणु, कवक, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें जो है कवक भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसमें ई उत्तर इसका सही होगा, या डी एक से अधिक। ठीक है, डी वाला एक से अधिक। इसमें वायरस भी उसमें जीवाणु भी हो सकता है और कवक भी हो सकता है। तो ए, बी और सी इसमें सही है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, मृत जीवों को हमने जैसे पर्यावरण में बताया था आप लोगों को कि बैक्टीरिया और फंगस जो है डिकम्पोज करते हैं। अगला एक पहला क्वेश्चन है कि अन्य परजीवी रोग कौन कौन से हैं? तो उसमें मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर वाहक होते हैं, जिसका डेंगू और फाइलेरियासिस का, डेंगू और एंसेफेलाइटिस का। एंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया का उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं मलेरिया के अलावा जो है एंसेफेलाइटिस को फैलाते हैं। ठीक है, एवं फाइलेरियासिस नामक रोग का भी वाहक होते हैं। तो इसमें जो है कई चीज़ों के वायरस वाहक होते हैं। तो इसका जो है सी उत्तर सही है, एंसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस। ठीक है, सी उत्तर इसका सही है, याद रखना है। दूसरा है इसमें, दूसरा है कि मादा मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो ये कहाँ बैठती है? तो अध अस्तर की सतह के समकोण पर, अध अस्तर के साथ एक कोण पर, अध अस्तर की सतह के समानांतर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी वाला उत्तर सही है कि अध अस्तर के साथ एक कोण बनाती है। ठीक है, तो जो मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो अधस्तर के साथ एक कोण बनाती है। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की जो है 3500 प्रजातियां हैं। ठीक है, इनमें 3 प्रजातियों में विभाजित किया जा सकता है इनको, एक क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलीज और एडीज मच्छर। ठीक है, प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के माध्यम से मेजबान के रूप में कार्य करता है और इसके अतिरिक्त भी इसमें जो है भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर जो है पर्याप्त अंतर इसमें मिलता है। तो मच्छर को भी यहाँ पे बांटा गया है क्यूलेक्स में और एनाफिलीज में। ठीक है, और एक जो है एंडीज, एडीज कह सकते हैं उसको। पहला क्यूलेक्स का कि इसमें इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छे के रूप में होते हैं। तो इसके अंडे जो हैं पानी की सतह पर गुच्छे के रूप में पैदा होते हैं। और एनाफिलीज में अंडे पानी की सतह पर गुच्छे से अलग अलग पैदा होते हैं और ये जो है एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। ठीक है, क्यूलेक्स में दूसरा है कि इसका लार्वा नीचे से पोषक होता है, इसका लार्वा नीचे से पोषक होता है। और दूसरा एनाफिलीज में है कि इसका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। ठीक है, तीसरा है कि इनके पंख पारदर्शी होते हैं। इनके तो क्यूलेक्स के पंख जो है पारदर्शी होते हैं। तीसरा है कि इनके पंख जो है धब्बेदार होते हैं एनाफिलीज के। चौथा, ये दूर तक उड़ने में सक्षम होती हैं। चौथा इसमें है एनाफिलीज में कि ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते हैं। पांचवा, इनके शरीर अध अस्तर के समानांतर रहता है। और पांचवा एनाफिलीज में है कि इसका शरीर जो है अध अस्तर से एक समकोण पर टिका होता है। इसको भी याद रखने की बात। अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के बारे में बताना है, क्या सत्य नहीं है मलेरिया के बारे में। पहला कि यह परोपजीवी कीट या इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो यही सत्य नहीं है पहला। ठीक है, बाकी दूसरा है कि यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो हाँ, मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है। तो हाँ, दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है। इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। तो पहला ही इसका गड़बड़ है, ए वाला, ये सही नहीं है। तो मलेरिया रोग का जनक जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो एक द्विपोषदीय जंतु है जिसका जो है वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। और मलेरिया रोग जो है दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग जो है किया जाता है, जिसमें सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है इसको। ठीक है,
चौथा है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है, पेट है, यकृत है, प्लीहा है, ब्रुत में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हमारे शरीर में जो मलेरिया है, मलेरिया परजीवी का भंडार जो है कहाँ पे होता है? तो डी उत्तर सही है, एक से अधिक। तो मलेरिया संक्रमित एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है और प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, जो पूरे इतिहास में वैश्विक स्तर के लिए सबसे एक खतरा रही है। मनुष्य को संक्रमित करने के वाली जो है प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरस जो है और प्लाज्मोडियम बैक्स मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों की आबादी के सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खतरा जो है उत्पन्न करते हैं। इसमें यकृत और प्लीहा दोनों प्रभावित होते हैं। तो मलेरिया में यकृत और प्लीहा दोनों प्रभावित होते हैं, याद रखना है। पांचवा कि मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से जो है फैलता है? तो छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर या सफ़ेद मच्छर। तो मलेरिया किसके काटने में फैलता है भाई? तो सी है पैरासाइट वाले मच्छर, जिनके पैरों में पैरासाइट लगे होते हैं या मुंह के आसपास चिपके रहते हैं, उनके काटने से ये फैलता है। छठे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो टीनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सिग्नाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। दूसरा कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। दोनों कथन सही है, सी वाला उत्तर इसका सही दिया है। ठीक है, तो टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों से होता है। इसमें क्या होता है, टेनियासिस से कुछ लक्षण आते हैं, डायरिया हो जाता है, ज़्यादा भूख या भूख खत्म हो जाना, इसलिए इसको न्यूरो जाना इत्यादि जो है इसमें होता है। ठीक है, और न्यूरोसिस्टिकोसिस जो होता है मस्तिष्क का परजीवी रोग है जो टेनिया सोलियम पोर्क टेपवर्म के कारण होता है। इस रोग के कारण मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है और ठीक है, इसलिए दोनों कथन सही है। अगला हीनता जन्य या असंक्रामक व अन्य रोग। तो शरीर में लौह की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त अल्पता है, स्कर्वी है, हड्डियों की दुर्बलता है, त्वचा रोग है, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रक्त अल्पता या एनीमिया होता है, ये उत्तर इसका सही है। शरीर में लोहे की जब कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो एनीमिया होता है। ठीक है, लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ने के में मदद करता है और शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। दूसरा है कि ओंकोजीन संबंधित है। तो ओंकोजीन किससे संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या आंत ज्वर से, किससे संबंधित है ये? तो ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से या कैंसर से। तो ओंकोजीन एक जो है असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान जो है BSRC के रूप में हुई थी और 1970 के दशक में खोजा गया था। घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सार्कोमा वायरस का नाम जो है दिया गया था। तीसरा है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो तंबाकू है, एल्कोहल है, आयनित विकिरण है और पराबैंगनी किरणें हैं। कौन कर सकता है? तो सी है आयनित विकिरण जो है कैंसर ही पैदा कर सकती है और आयनिक विकिरण जो है उसको सही भी कर सकती है, याद रखना है इसको। कर्क रोग उत्पन्न कर सकती है और कर्क रोग को समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, अगला कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता, ठीक है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिकतम मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है। तो कौन सा आंसर जो है इसका सही है? उनमें सिर्फ केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता अधिक होती है क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारित को क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें यक्स का जो वर्णांधता के जीन के लिए वाहन का कार्य करता है
या उसी जो यक्स जो है वो जो है कलर ब्लाइंडनेस के जीन को लेके चलता है। तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोजोम उसे संतुलित कर देता है महिलाओं में, मगर पुरुषों में जो है, इसीलिए जो है महिलाएं पीड़ित नहीं होती हैं इससे, और पुरुष जो ज़्यादा पीड़ित होता है क्योंकि यक्स वाई क्रोमोजोम होता है। अगर यक्स जो प्रभावित हो गया है कलर ब्लाइंडनेस के जीन से, तो वाई जो है रोक नहीं सकता है, तो इसी वजह से गड़बड़ जाता है। ठीक है, तो उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है। तो स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता के या वर्ण अंधता के पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, पांचवा है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो एलिथ्रिन है, एट्रोपिन है, 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल है, और बेंजीन हेक्साक्लोरीन है। क्या इसमें मिलता है? तो एलिथ्रिन जो मिलता है इसमें, ये वाला सही है। एलिथ्रिन एक सक्रिय जो है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है। छठवां है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो स्कर्वी थायमीन दिया है, तो स्कर्वी थायमीन नहीं होगा। ठीक है, सही सुमेलित है, स्कर्वी थायमीन नहीं होता है, गलत है। ट्यूबरक्लोसिस एटीएस नहीं है, टिटनेस बीसीजी नहीं है, मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन है। ठीक है, डी वाला उत्तर इसका सही सुमेलित है, बाकी सब गलत दिया है। तो बीसीजी का टीका जो है तपेदिक या टीबी के लिए बच्चों में लगता है, टीबी के बचाव के लिए। मलेरिया के उपचार के लिए हमको एटोवाक्रोन, प्रोगुआनिल, क्लोरोक्वीन इत्यादि का जो प्रयोग होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जबकि थायमीन की कमी से B1 के नाम से जाना जाता है। थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, B1 जो है थायमीन ही जाना जाता है। ठीक है, अगला है ट्रोकोमा रोग का संबंध है। तो ट्राइकोमा रोग का संबंध किससे है? फेफड़े से, कान से, आंख से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राइकोमा रोग का संबंध जो है, ट्राइकोमा एक संक्रमण रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रेकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। यह संक्रमण के कारण पलकों की भीतरी सतह जो है खुरदरी हो जाती है, जिससे खुरदरेपन से आंखों में दर्द, कार्निया का टूटना और अंततः अंधापन हो सकता है। आठवां है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो एनोरेक्सिया है, इंसोम्निया है, डिस्पनिया है, या एनोस्मिया है। ठीक है, तो नीचे दिए कूट के बताना है क्या सही है। तो एनोरेक्सिया जो नींद संबंधी विकार है, इंसोम्निया जो है खाने का विकार है, डिस्पनिया जो है डिस्पनिया जो है सांस की तकलीफ है, और एनोरेक्सिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। तो कौन सा जो है उत्तर आपका सही दिया है? तो इसमें केवल तीसरा और चौथा सही है, इसका ए वाला उत्तर जो है ठीक दिया है, सही सुमेलित यही है। बाकी जो है एनोरेक्सिया जो है नर्वोस भोजन से संबंधित विकार है, ये जो है भोजन संबंधित विकार है, भोजन। ठीक है, तो ये इसका होगा। और इंसोम्निया जो है ये जो है सोने के या निद्रा विकार है, निद्रा संबंधी विकार है। इसमें रोग पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, अत्यधिक नींद लेना, गुणवत्तापूर्ण नींद न आना इत्यादि इसमें शामिल होता है। बाकी और ये जो है डिस्पेंसिया सांस लेने की तकलीफ है, और गंध की आंशिक या पूर्ण हानि जो है ये सही। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। पहला कि चिकित्सीय स्थिति का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI किसका उपयोग नहीं करती? तो चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, गामा किरणें, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो MRI में किसका यूज नहीं होता है? तो ई उत्तर सही है, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये है। तो क्या करती है? तो चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है, जिसको MRI कहते हैं, एक चिकित्सीय प्रतिबिंब तकनीक है। MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्रण प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुदान जो है अनुदान टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण, गामा किरण दोनों का जो है उच्च आवृत्ति के आयनीकरण विकिरण हैं, आयनकारी विकिरण है, जिसके अर्थ है कि इन दोनों में से किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा जो है होती है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI दोनों की ही तकनीक में किसी
आयनिकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये पहला, और रेडियो तरंग सी, ए और सी का यूज करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक का यूज करता है। एक्सरे और गामा किरण का जो है यूज, कोई विकिरणकारी या आयनकारी जो गैस होती है उसका यूज नहीं करता है वो। ठीक है, अगला है इसमें दूसरा है कि किसी वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? जोसेफ लिस्टर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, एली मेटसरनिकॉफ हैं और एडवर्ड जेनर हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन है ये, इसको बताना है। तो एडवर्ड जेनर है, डी उत्तर इसका सही है। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में सर्वप्रथम टीकाकरण की शुरुआत जो है की थी। ठीक है, अगला है तीसरे नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कच्चे रूप को कृत्रिम रूप से पकाए जाने के लिए अमोनिया है, एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एथिलीन है। तो किसका यूज करते हैं ये लोग? तो बी और डी का यूज किया जाता है। एसिटिलीन का बी और एथिलीन का भी, दोनों का बी और डी का यूज होता है। बी बटे डी इसका आंसर होगा। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए दिया गया था? तो आनुवांशिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया गया है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए ए उत्तर इसका सही है। तो आनुवांशिकी कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण के कार्यों के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था इनको, हरगोविंद खुराना को और रॉबर्ट डब्ल्यू होली एवं मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ। ठीक है, इनको दिया गया था, कंबाइंड रूप से दिया गया था। पांचवा है कि के अभ्यास के से जानवरों के क्लोन तैयार होते हैं। किसके अभ्यास से? आनुवांशिकी के, परिस्थितिकी के, जैव प्रौद्योगिकी के या भ्रूण विज्ञान के? तो किसके अभ्यास से होता है ये, उसको बताना है आपको। किसके अभ्यास से होता है भैया? तो सी है इसमें, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी से। सी उत्तर से बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है, जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए ही जानवर में क्लोन तैयार किए जाते हैं, याद रखना है इसको। छठवां है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो किसी गुणसूत्र पर जीन कितने हैं, जीनों की अपेक्षित स्थिति को जानने के लिए हम जीनोम का क्या करते हैं? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या करते हैं हम भैया? तो जीन का मानचित्रण करते हैं। इसका सी उत्तर से जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग किया जाता है उसको। ठीक है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति का ज्ञात करने की प्रक्रिया को जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका उपयोग जो है जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। सातवां है कि mRNA पर पद का विस्तार रूप क्या है, जो महामारी शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो mRNA क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बी उत्तर से मैसेंजर होता है, बी उत्तर सही है इसका। तो इसका वास्तविक रूप होता है कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला है इसमें विविध है। इसका विविध में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच जो है दिखाता है? तो परजीविता है, और इसको डी माना था उसने, और परजीविता भी है। दोनों ए और डी दोनों इसका सही है। ठीक है, मगर बिहार पीसीएस ने डी वाला माना था। ठीक है,
दूसरा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है, इसके लेखक कौन है ये हमको बताना है। तो इसके लेखक हैं डार्विन। डी उत्तर से डार्विन ने इसको लिखा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक डार्विन हैं। तो ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के प्रकृतिवादी हैं एवं जीव विज्ञानी थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद का जो डार्विनियन सिद्धांत या प्रकृतिवाद जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसका है? तो डार्विन का है। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो सबसे पहले जो है कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका सी उत्तर सही है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 3 दिसंबर 1967 को मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन जो है किया था। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किस तरंगों के से जो है उसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का, सूक्ष्म तरंगों का, पराध्वनिक तरंगों का, पराबैंगनी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल्ट्रासाउंड या पराध्वनिक तरंगों का यूज किया जाता है। सी उत्तर सही है। अल्ट्रासाउंड का या पराध्वनि पराध्वनि तरंगों का उपयोग जो अल्ट्रासाउंड में होता है। ठीक है, तो सी उत्तर सही है। पांचवा है उन क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिनमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगों में गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोग में रक्त चढ़ाया जाता था। तो उन क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगों में रक्त चढ़ाया जाता था। प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, एकजुटता या उपयुक्त में से कोई कोई नहीं था। प्लाज्मा थेरेपी दी जाती थी। ए उत्तर इसका सही है, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी थी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है यहाँ देख सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी के गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता था। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी जो है पुनर्योजी चिकित्सा का एक रूप है जो क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने की मदद करने हेतु हमारे रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक वृद्धि के जो है उपयोग करती थी। छठे नंबर क्वेश्चन है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती थी? तो ये बताना है कैसे करती थी। तो जीवित क्षीण सार्स CoV-2 वायरस के प्रवेश करा के एक्टिवेट कर दिया जाता था। तो वायरस को शरीर में एक्टिवेट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी प्रतिक्रिया देगा। तो वही बात है इसका, तो बी उत्तर सही था। सातवां है वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो वेक्टर जो टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोगजनकों का सीधा हमला कर आमतौर पर उसे नष्ट करना। वायरस वायरस को किसी भी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। आठवां सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। तो सातवें का कौन सा आंसर सही है भैया? तो सी उत्तर सही है कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण रखकर इसमें किया जाता था इसको। इसका सी वाला उत्तर सही है। तो वेक्टर टीका जो होता है प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण या वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन में रखकर कार्य करते हैं। और वायरस वेक्टर टीके का टीकाकरण अन्य रूपों की तुलना में जो है लाभयुक्त होता है, जो उनके द्वारा उत्पादित प्रतिरोध शक्ति सुरक्षा के गुणों के कारण जो है ये होता है। आठवां है कि मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है कितना होता है? तो 96.6 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट और 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कितना होता है भैया? 98 पॉइंट। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सी उत्तर इसका सही है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 36.9 अन सेंटीग्रेड, 16.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 होता है। सी उत्तर सही है।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तेल का, मरहम का, डीडीटी का, गैम्बूसिया का, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गैम्बूसिया मछली का यूज किया जाता है। तो गैम्बूसिया मछली का प्रयोग जो है मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग जो है कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण का उपाय जो है उपयोग किया गया है। तो जैव नियंत्रक होते हैं गैम्बूसिया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से, भेड़ से, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अंगोरा जो ऊन है बकरी से निकाला जाता है। इसका सी उत्तर सही है, अंगोरा बकरी से निकाला जाता है। खरगोश से, सी नहीं सही, ए वाला सही है। इसका जो है अंगोरा जो है खरगोश से निकाला जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त होता है। अंगोरा खरगोश भी होता है, अंगोरा बकरी भी होता है। तो मोहेयर पूछे अगर आपसे, मोहेयर, तो अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी तक एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी उसी जगह पे रहेगी, अगल बगल जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर में से कुछ नहीं होगा। तो एक पेड़ के तने में मृदा सतह से अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर जो है एक कील को ठोक दी जाती है, तो कील का जो है 2 वर्ष बाद क्या होगा? 2 वर्ष बाद उस कील का क्या होगा? तो उसी जगह पर रहेगी। ठीक है, ये उत्तर सही है, उसी जगह पर रहेगी। ऐसा नहीं कि पेड़ बढ़ेगा तो कील भी ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, उसी जगह पर रहेगी। तो पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद कांटी उसी जगह रहेगी, क्योंकि पौधे की लंबाई शीर्ष शीर्षस्थ विभोजक होती है। शीर्षस्थ विभोजक जड़ और टहनी के सिरों पर उपस्थित होता है। चूंकि तने में कील ठोकी गई, इस स्थिति में अस्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, अस्थायी ऊतक विभाजित नहीं होते हैं, याद रखेंगे। 13वां है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल जो है प्राइज मिला है? पार्किंसन डिजीज के उसके लिए किसको मिला है? तो आर्बिट कार्लसन है, जॉन ए एंडर्स हैं, रॉबर्ट बी लफलिन है, और वाल्टर कोहन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो रॉबर्ट बी लफलिन को मिला है, सी उत्तर सही है। ये पार्किंसन डिजीज जो भूलने की बीमारी है, उसके उपचार के लिए इनको दिया गया है। तो पार्किंसन बीमारी उपचार विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्बिस कार्लसन को 2000 के फिजियोलॉजिकल और मेडिसिन में नोबेल प्राइज जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत करता है? आह्वान जो है किसके प्रतिरोध के लिए कार्य कर रहा है, ये बताना है। तो डेंगू है, पोलियो है, HIV एड्स है, सी उत्तर सही है। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो है प्रायोजित पहल की शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। 15वां, एक डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है, उसका नाम क्या है? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो कौन सा है भैया इसमें? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। ये था ना N2O। डॉक्टरों द्वारा निषेधक के रूप में या शून्य करने के लिए या बेहोश करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। 16, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। बी एवं टी कोशिकाओं द्वारा केवल बी कोशिका, केवल टी कोशिका, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो संक्रमण से लड़ती कौन सी कोशिका है? तो केवल बी कोशिका जो है संक्रमण से लड़ती है, टी कोशिका जो है पीछे से सपोर्ट करती है उसकी। तो इसका बी उत्तर सही होगा, बी कोशिका। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करा जाता है, तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट कोशिका द्वारा उत्पादित होता है। जब कोई एंटीजन बी कोशिका के संपर्क में आता है, तो यह बी कोशिका को विभाजित
और क्लोन करने के कारण बनता है। और ये क्लोन बी कोशिका शरीर के रक्त प्रवाह और लसिका प्रणाली में लाखों एंटीबॉडी जारी करती है, और एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो क्या कौन से उपभोक्ता है हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है, तो मानव एवं वन्य जीव जो सर्वाहारी है, याद रखेंगे। तृतीयक उपभोक्ता या में से कोई नहीं है। कौन है भाई? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता है हम, भी तो सही है, द्वितीयक उपभोक्ता है। तो मांसाहारी द्वितीयक एवं गौण उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं सिर्फ पौधे होते हैं और कुछ शैवाल वगैरह होते हैं समुद्र में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। तो आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, जो शिशुओं में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 सप्ताह में दी जाती है, ठीक है। तो पहला उत्तर सही है ए, 1 साल। तो 18वें का ए उत्तर सही है। 19वां है कि वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ कहा जाता है। तो ऑक्सीडेंट, वासी, एंटीऑक्सीडेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी है एंटीऑक्सीडेंट। तो वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है। विदित है कि विदित हो कि एंटी ऑक्सीडेंट वे रसायन हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकते या धीमा करते हैं, ठीक है। तो सी तो सही है। टमाटर की अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो एसिटिक अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत है टमाटर, सी उत्तर सही है। तो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र COOH2 का ट्वाइस होता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो प्रायः हरी पत्तेदार सब्जियों की में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सिरके में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो प्रोटिस्टा समूह में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है इसमें। तो पहला ही सही है। तो सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित किया गया है। और हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीवों के जंतु जगत में तथा सभी हरे पौधों को पादप जगत में शामिल किया जाता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी में से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से, सी उत्तर इसका सही है, नाइट्रोजन की कमी। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और वे कीटों का भक्षण करके अपना नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, यूवी है, एक्सरे है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है। तो मांसपेशियों में दर्द उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, यूवी है, एक्सरे, उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो 23 नंबर का आंसर बताना है क्या है। तो पहला है इंफ्रारेड है, ये उत्तर सही है। तो इंफ्रारेड विकिरण जो है यह अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशी दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण जो है उत्सर्जित होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण है, ये उत्तर ही सही है, इंफ्रारेड विकिरण। 25वां क्वेश्चन है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भेद कहते हैं, समोद्भेद कहते हैं, ग्लाइकोफाइट कहते हैं, या लवण मृदोभिद कहते हैं उसको। तो डी उत्तर सही है, इसको कहते हैं हम कि लवण मृदोभिद, ठीक है।
26वां क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज जो है किसने की थी, इसको बताना है आपको। तो फ्लेमिंग ने नहीं की थी, लेम्बल ने भी नहीं की थी, टेमिन ने नहीं की थी, ल्यू वेन हुक ने की थी। इसका डी तो से ल्यू वेन हुक। ठीक है, तो एटोनी बैन ल्यूवेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में, ठीक है, तो ल्यूवेन हुक, तो एंटोनी बैक ल्यून हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और 1676 में इन्होंने अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान जो है की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में प्रदीप्तिकालिक की खोज करने वाले कौन है? प्रदीप्तिकालिक की खोज किसने की थी? तो गार्डन और एलार्ड ने, स्वीवर्ड और सलीसवरी ने, थीमैन और स्कूंग ने, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक किसने की थी? तो गार्नर और एलार्ड ने की थी। तो पौधों में कालिकता की खोज गार्डर एलार्ड ने की थी। और पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्त काल कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा पूरा जो है जीव विज्ञान का पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री देख लेंगे, फिर फिजिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान का पूरा जो है समाप्त हो गया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।